थोड़ा ये समझाइए, क्योंकि आज जो मैंने पढ़ रहा था मैंने ये देखा है कि एक चीज़ है जो काफ़ी कॉमन होती जा रही जी। है, वो है एंडोमीट्रियोसिस। एम आई करेक्ट। सेइंग इट राइट? यस यस। एंडोमीट्रियोसिस, सिस्ट फॉर्म होना या कुछ ऐसा होना, तो उसको थोड़ा सा समझाइए। हाँ, ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क, क्योंकि बहुत डर जाते हैं नाम सुन के, एंडोमेट्रियोसिस पता नहीं क्या है। एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है पहले मैं समझाती हूँ जिससे इजी होए। सो एवरी मंथ आपका जो मतलब जो फीमेल का यूट्रस होता है उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वो पहले फॉर्म होती है जब फॉलिक्यूलर फेज है, मतलब जब फॉलिकल बन रहा है। क्यों फॉर्म होती है? क्योंकि जो बेबी है वो उसी में जाके चिपकता है। सो इट्स लाइक अ ब्लैंकेट फॉर द बेबी टू गेट स्टक ऑन। व्हेन द प्रेगनेंसी डजंट हैपन इन दैट मंथ, द एंडोमेट्रियम शेड्स ऑफ, एंड उसी को हम पीरियड बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं। तो कई पेशेंट्स में क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं जो हर मंथ फॉर्म होती हैं, वो अदर देन द इनसाइड ऑफ द यूट्रस जहाँ पे वो नॉर्मली होनी चाहिए, वो एल्सवेयर फॉर्म होने लगती हैं। कॉमन वेज लाइक ओवरी के पास जाके डिपॉजिट होने लगती है, जिसको आप एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बोलते हो, चॉकलेट सिस्ट बुलाते हो उसको कॉमन लैंग्वेज में, एंडोमेट्रियोमा। या यूट्रस की अलग लेयर्स में जाके फॉर्म होने लगती हैं, जिससे पेशेंट को बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स आने लगते हैं। कभी कभी ट्यूब्स में जाके एंडोमेट्रियोसिस किधर किधर भी जाके स्टोर हो जाता है। तो इसका पेशेंट को क्या सिम्टम होता है? एक्सट्रीमली पेनफुल पीरियड्स। पेशेंट टिपिकली आके बोलेगा मुझे तो पीरियड के 2-3 दिन पहले से पेन शुरू हो जाता है, फिर पीरियड जब आता है तब बहुत पेन रहता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर रिलीफ होता है। पेशेंट को कई बार ब्लैडर में एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, रेक्टम में एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, तो उस वजह से यूरिन पास करने में पेन होने लगता है, डिफिकेशन में पेन होने लगता है। सो दीज आर ऑल, एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट अबाउट एंडोमेट्रियोसिस इज दैट इनिशियल फेज में जब वो माइल्ड होता है, एकदम माइल्ड या मिनिमल, वो सोनोग्राफी में भी नहीं दिखता। ब्लड मार्कर्स में भी एक इनडायरेक्ट ब्लड मार्कर है CA-125 जो कभी कभी एलिवेटेड होता है, बट वो अलग चीजों में भी एलिवेट होता है, तो कोई कंफर्मेटरी चीज नहीं है। सो इट्स अ वेरी पेशेंट बेस्ड, सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस, कि पेशेंट ने मुझे आके बोला उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं अपना थोड़ा सा एंटीना खड़ा कर लूंगी कि भाई शायद इसको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस का नॉर्मल लिविंग में, जैसे कि मैंने कह दिया, इट बिकम्स वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट। Endometriosis, if ignored and not treated in time, then starts having a effect on the quality of the eggs, and that is why endometriosis में infertility increase हो जाती है. And so as endometriosis is rising, is infertility rising, or you can put it the other way around. But yes, endometriosis, and ये मैं नहीं कहूँगी आप, मतलब यू में आस्क कि क्यों बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत डिलेमा है कि शायद ये पहले से था, ये बढ़ नहीं रहा है। देखिए जैसे कि मैंने कहा, हर पीरियड के साथ वो सेल्स थोड़ी 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 जमा होते जाती हैं। तो जब पीरियड एमेनोरिया हो जाता है, यानी पीरियड नहीं आता, उतने टाइम तक एंडोमेट्रियोसिस अपने आप कंट्रोल हो जाता है। इट्स बॉडीज नेचुरल वे। तो इनफैक्ट कई बार हम जो मेडिकेशन देते हैं वो पीरियड रोक देते हैं हम 3 महीना 6 महीना, जिससे पीरियड ही ना आए, तो एंडोमेट्रियोटिक सेल्स नहीं बनती, एंडोमेट्रियोसिस कंट्रोल हो जाता है, देन वी मूव ऑन टू व्हाटएवर वी आर एमिंग एट। पुराने ज़माने में औरतों को बच्चे इतने होते थे कि उनके नेचुरल एमेनोरिया फेजेस बहुत लंबे चलते थे। 9 महीने वो प्रेग्नेंट होते थे, फिर वो जब तक 6 महीने ब्रेस्ट फीड कराती थी, फिर से उनका पीरियड बराबर से नहीं आता था। एंड दैट्स वाई एंडोमेट्रियोसिस को बहुत सारा टाइम मिल जाता था हील होने के लिए। एंड एंडोमेट्रियोसिस से इनफर्टिलिटी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो तो बहुत छोटी उम्र में ही बच्चा कर लेते थे, 19-20 साल में। तो जब तक एंडोमेट्रियोसिस उतना बढ़ता था तब तक तो उनके 5-6 बच्चे हो चुके होते थे। सो ऐसा नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस कोई आज की डिजीज है। एंडोमेट्रियोसिस हमेशा से रहा है। पुराने जमाने में जब औरत कहती थी कि मुझे पीरियड में दर्द हो रहा है, तो उसे चुप कर दिया जाता था, तो उसे बोलने का हक ही नहीं था। तो सबसे पहले तो 80% ऑफ द एंडोमेट्रियोटिक केसेस कभी सामने ही नहीं आते थे। जो सामने आते थे उनकी फिर सीधे हिस्टेक्टमी करके बच्चेदानी निकाल दी जाती थी, बोल के कि अब तो आपके 5-6 बच्चे हो गए, अब आपको कुछ नहीं करना है इसका। सो नाउ ओनली बिकॉज यंग वुमेन आर मोर एम्पावर्ड, हम पढ़े लिखे हैं, हमको रियलाइज होता है कि कितना पीरियड पेन नॉर्मल है, कितना नॉर्मल नहीं है। अगर पेन किलर से ठीक नहीं हो रहा है, वो अब नॉर्मल है, तो अवेयरनेस बढ़ी है और इसलिए एंडोमेट्रियोसिस की फाइंडिंग्स बढ़ी है। ट्यूब्स ब्लॉक होने का क्या रीजन होता है? सो ट्यूब्स ब्लॉक होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी बेसिक थिंग, जो मैं आई रियली वांट द ऑडियंस जो सुन रहे हैं, अ बेसिक इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारी फीमेल्स आके बोलती हैं, हाँ मुझे 5-6 साल तक वाइट डिस्चार्ज था, मुझे लोअर एब्डोमेन में थोड़ा थोड़ा पेन होता था, मैंने 1-2 डॉक्टर से, ऐसी नॉर्मल फैमिली डॉक्टर से दवाई ली, फिर वो थोड़े टाइम के लिए चला जाता था, बस। उसके अलावा तो मैं कभी एडमिट भी नहीं हुई कहीं, मुझे कुछ फीवर भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। एंड देन व्हेन यू डू अ टेस्ट, यू रियलाइज कि ट्यूब्स ब्लॉक है, बिकॉज द इन्फ्लेमेशन, जो इन्फेक्शन है, वो सबसे पहले जैसे ही जाता है, वो यूट्रस से ऊपर जाके फटाफट ट्यूब्स को इन्फेक्ट करता है। ये मान के चलना है कि हर सारी चीज़ों में सबसे डेलिकेट जो है चीज़, वो ट्यूब है।
ट्यूब जैसी इन्फेक्ट होती है, इट ट्यूब हैज वेरी स्मॉल स्मॉल ऐसे झाड़ू जैसी चीजें होती हैं जिससे वो एग और स्पर्म को मिलने में हेल्प करती है और फिर बेबी को वापस यूट्रस में सेफली पहुंचाने में। वो चीजें जैसी गड़बड़ होती हैं, अगर फुल ब्लॉक नहीं भी हुआ, पार्शियल ब्लॉक हो गया, स्लगिश हो गई ट्यूब्स, यानी कि स्लो हो गया, झाड़ू करना स्लो हो गया, इन सब चीजों से प्रेगनेंसी बहुत जल्दी हिंडर होती है। अनदर वेरी कॉमन थिंग जिससे ट्यूब्स ब्लॉक होती है इन इंडिया स्टिल इज ट्यूबरकुलोसिस। So you would think कि टीबी तो पुराना चला गया, you won't believe it, the number of patients in Mumbai, I'm talking about a practice in Mumbai, कोई छोटे शहर में नहीं मैं बोल रही हूँ, so many of my patients are diagnosed of tuberculosis जिनको शायद पहले पल्मोनरी, अच्छा एक और टीबी की एक चीज बात होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि सिर्फ टीबी चेस्ट का नहीं होता, टीबी यूट्रस का, कहीं किधर का भी हो सकता है। तो पेशेंट तो हिस्ट्री देता है, बस हाँ मैं 14 साल की थी तब मुझे 6 महीने के लिए बहुत जल्दी जल्दी पीरियड आया, फिर 6 महीने पीरियड ही नहीं आया था, फिर उसके बाद लेकिन कुछ नहीं हुआ, माइल्ड सा फीवर रहता था मुझे। एंड देन व्हेन यू सी यू रियलाइज कि उसको ट्यूबरकुलोसिस उस टाइम पे था, या तो ट्रीटमेंट ही नहीं हुई या आधी अधूरी ट्रीटमेंट हुई। कई बार ट्रीटमेंट होने के बाद भी ट्यूब्स ऑलरेडी खराब हो चुकी होती हैं। सो आई वुड से इन्फेक्शन इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया। एंड कई बार बाय बर्थ कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें सब कुछ नॉर्मल रहता है और लेकिन जो ट्यूब है वो ब्लॉक्ड रहती है। तो जब हम इनफैक्ट ये वाला सबसे ज़्यादा पेशेंट के लिए आई वुड से डिसहार्टनिंग होता है, क्योंकि उनको सब कुछ नॉर्मल होता है एंड हम एक HSG करके एक टेस्ट होता है जिससे हमको पता चलता है कि ट्यूब्स ओपन है कि नहीं। एक्सरे होता है, वो 5 मिनट का टेस्ट होता है, बट इट्स अ लिटिल पेनफुल दैट टेस्ट, सो वी लीव इट फॉर, हम 2-3 महीने जब पेशेंट ट्राई करके हो गया नहीं हो रहा, देन हम एटलीस्ट मैं तब वो टेस्ट कराती हूँ बिकॉज इट्स लिटिल पेनफुल। सो सडनली जब पेशेंट को पता चलता है ट्यूब ब्लॉक्ड है, तो लाइक ये कैसे हो सकता है, हमारा एग अच्छे से बन रहा है, हमारी यूट्रस अच्छा है, सो हाउ कैन जस्ट अ सिलेक्टिव थिंग बी ब्लॉक्ड। तब आई ऑलवेज टेल देम कि किसी किसी को 6 उंगलियां होती हैं, यू नो सबकी, किसी की एक ही किडनी होती है, एंड ट्यूब्स ऐसी चीज है जो अगर नॉर्मल है तो वो सोनोग्राफी में ऐसे कुछ अलग से प्रेजेंट नहीं करती, अनलेस एंड उसमें पानी भरा हुआ है या कुछ ऐसी चीजें, तब वो ट्यूब मुझे दिखेगी। Otherwise, a normal tube, even if it is blocked, there is no way to tell in a sonography.